नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आगे पढ़ेंगे कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुमार गुप्त के समय की। कुमार गुप्त का जो शासन काल था वो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक का जो काल आता है वो कुमार गुप्त का आता है। और कुमार गुप्त गुप्त शासकों में एक महान शासक माना जाता है। कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने जो गंगा नदी है उसके उत्तरी भाग को भी जीता था और उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया था। इससे पूर्व है गंगा नदी के जो उत्तरी पार्ट है वो अछूता रहा था। और यहाँ पर जो सूचना मिलती है कुमार गुप्त की, जो विशेष सूचना मिलती है वो विल्सड अभिलेख से मिलती है। कौन से मिलती है? विल्सड अभिलेख से। विल्सड अभिलेख। दूसरा जो अभिलेख आता है मंदसौर अभिलेख आता है। मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख से उसके प्रशासन की जो सूचना मिलती है वो हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख का जो लेखक था वो वत्स भट्टी था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका लेखक कौन था? वत्स भट्टी था। और एक ऐसा और अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त के समय का है, भीतरी गांव अभिलेख। उसमें भी कुमार गुप्त की सूचना मिलती है क्योंकि उन्होंने जो आक्रमण किया था उसकी जो सूचना मिलती है वो भीतरी गांव अभिलेख से मिलती है। क्योंकि उस समय जो कहोम अभिलेख का भी नाम आता है, कहोम से भी जो सूचना मिलती है, कहोम अभिलेख है वो भी किसका है? स्कंदगुप्त का है। तो ये तो बात थी हमारी अभिलेखों से। तो यहाँ पर कुमार गुप्त के जो समय है कुछ काम बहुत अच्छे हुए थे। और यहाँ इससे पूर्व एक शासक और आता है जो नाम आता है गोविंद गुप्त। अब गोविंद गुप्त जो था यह है ध्रुव देवी का पुत्र था। अब ये रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी उसी का पुत्र था। उसने लगभग 2 या 3 साल तक शासन किया था। उसके बाद में कुमार गुप्त शासक बने थे और कुमार गुप्त ने यानी महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय। तो आपसे पूछा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? और कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो कुमार गुप्त के समय हुई है। कुमार गुप्त ने ही यानी नालंदा संग्राम का निर्माण शुरुआत किया थी और यह स्कंदगुप्त के समय पूर्ण हुआ था, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म कहा गया है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा है, जो बिहार में स्थित है। तो वर्तमान में कहाँ स्थित है? नालंदा जिला जो है। और बिहार सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट दोबारा से तैयार किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विश्वविद्यालय दोबारा से तैयार किया जा रहा है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय विश्व स्तर का विश्वविद्यालय था। और इसमें यह बताया गया है कि लगभग 7 मंजिली बिल्डिंग थी और 1000 विद्यार्थी इसमें निवास करते थे और यहाँ पर पढ़ाई करते थे। और लगभग 600 गांवों का राजस्व इस विश्वविद्यालय को मिलता था। ऐसी बात जो है आगे चल करके हैनसांग जो आया था उसने इसके बारे में बताया था कि हैनसांग ये करता था कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। और यहाँ पर देखो सुव्यवस्थित शासन की जो व्यवस्था मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी? मंदसौर अभिलेख से मिलेगी। यहाँ कुमार गुप्त के समय यानी मंदिर निर्माण का जो कार्य है उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। और यहाँ पर राजस्थान में भी कई गुप्त जो काल के मंदिर और अभिलेख मिले हैं। कुमार गुप्त के समय यानी पहले गरुड़ मुद्राएं चलती थी और अब जो हम मुद्राएं कौन सी होगी? मयूर मुद्राएं होगी। मयूर मुद्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक ने मयूर मुद्राएं शुरू की थी? क्योंकि जो मयूर जो है मोर से है और मोर जो है गणेश जी के भाई कार्तिकेय का वाहन था और वो युद्ध के देवता माने गए थे। और कुमार गुप्त को युद्ध करने में बड़ा मजा आता था और इसी कारण से कुमार गुप्त ने मयूर मुद्राएं चलाई थी। और राजस्थान में नलियासर गांव है, नलियासर सांबर झील के पास में नलियासर, और यहाँ से कुछ मुद्राएं मिली हैं जिनमें मोर की आकृति बनी हुई है। ऐसी राजस्थान का जो है नोह स्थान है भरतपुर में, यहाँ से भी कुछ मुद्राएं गुप्त काल की मिली है। और राजस्थान के ही टोंक जिले में राजमहल से भी सोने के सिक्के भी मिले हैं। राजमहल से, ये भी गुप्त काल के हैं। राजमहल नामक पहाड़ है उससे सोने के सिक्के भी मिले हैं। और साथ साथ में रेंड जो कि टोंक जिले में ही है, रेंड, यहाँ से भी गुप्तकालीन कुछ सिक्के मिले हैं।
गुप्त काल से लेकर के यानी आधुनिक जो है मुगल काल तक के जो सिक्के मिले हैं वो टोंक जिले के यानी रेंड से मिले हैं। तो इसको टाटा नगर भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो रेंड है टोंक जिले में स्थित है। ऐसे ही नो है जो पड़ता है भरतपुर में पड़ता है, और यहाँ से यानी गड़दड़ा जो बूंदी जिले में है, गड़दड़ा नामक स्थान है, गड़दड़ा, और यहाँ से कुछ ईंटें मिली है, पक्षी चित्रित ईंटें हैं जो कि गड़दड़ा नामक स्थान से मिली है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन ईंटें कहाँ से मिली है। और गोपुरम जो मंदिर बने हैं, गेपरनाथ मंदिर है वो भी इसी, और त्रंबकेश्वर मंदिर जो है कोटा जिले में वो भी इस काल का ही बना हुआ है। यानी जो आपसे पूछा जा सकता है कि कुमारगुप्त के समय के जो मंदिर है या गुप्तकालीन जो मंदिर है वो कहाँ से मिले हैं राजस्थान में, तो आपको देना आंसर है कि कोटा जिले के क्षेत्र से मिले हैं। अब कुमारगुप्त के बारे में जो मेन रूप से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन आएगा कि कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र था, यानी विक्रमादित्य का ही पुत्र था। और विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद में जो ध्रुव देवी का पुत्र गोविंद गुप्त शासक बना था, जिसका शासनकाल केवल 2 साल का माना गया है। उसके बाद कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त ने की जो सूचना मिलती है वो विल्सन अभिलेख से पहली बार मिलती है, और अंतिम सूचना जो मिलती है वो उसके सिक्कों से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसके शासन की अंतिम सूचना किससे मिलती है, तो सिक्कों से मिलती है। और प्रारंभिक सूचना किससे मिलती है, विल्सन अभिलेख से मिलती है। प्रशासनिक सूचना की जब बात आती है तो हमें कहेंगे कि मंदसौर अभिलेख से मिलती है, जिसका लेखक वत्स भट्टी था। अब यहाँ पर कुछ सूचनाएं जो मिलती है, मैंने अभी जो है कोहम अभिलेख है उससे भी मिलती है, और भीतरी गांव अभिलेख है उससे भी सूचना मिलती है, जो कि स्कंदगुप्त के समय के थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुमारगुप्त के समय प्रशासन जो था वो बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी जो था वो कुमारा मात्य कहलाता था, कुमारा मात्य कहलाता था। और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गंगा नदी का जो उत्तरी पार्ट है उसको जीतने वाला कौन था, कुमारगुप्त था। और चारों वर्णों के हित के लिए यहाँ पर उन्होंने रक्षक भी नियुक्त किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौर्य शासन काल था उसी प्रकार से इनके समय में क्या था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया था। और कुमारगुप्त के समय पुष्य मित्रों ने आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्य मित्रों ने कब आक्रमण किया था, किसके समय आक्रमण किया था, तो आप आंसर दोगे कि कुमारगुप्त के समय पुष्य मित्रों ने आक्रमण किया था। और इसकी जो सूचना मिलती है हमें वो भीतरी गांव अभिलेख से मिलती है, जो कि स्कंदगुप्त का करवाया हुआ है। और स्कंदगुप्त को ही कुमारगुप्त ने उस आताइयों को दबाने के लिए भेजा था। और हूणों का भी जो बर्बर आक्रमण हुआ था वो पहली बार कुमारगुप्त के ही समय हुआ था। हूण जो आए थे नाथुला दर्रा पार करते हुए सिक्किम के रास्ते से होते हुए बिहार, उत्तरी बिहार होते हुए आए थे, और उसको दबाने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया था। और उसकी मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त ने भी युद्ध किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि मयूर क्या करती है, और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी सूचना उसके सिक्कों से मिलती है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, यानी महेंद्रादित्य के बाद में दूसरा शासक आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक रहा था। लगभग 12 वर्ष तक इसने शासनकाल किया था। और स्कंदगुप्त ने हूणों से भारत की रक्षा की थी। हूणों में मिहिर कुल और मिहिर यानी तोरमान और मिहिर कुल 2 बाप बेटे थे, तोरमान और मिहिर कुल। इन दोनों ने ताबड़तोड़ अटैक किया था, और इन ताबड़तोड़ अटैकों का जो सामना करने वाला था वो स्कंदगुप्त था। और इसकी सूचना जो मिलती है हमें भीतरी गांव अभिलेख से मिलती है। विल्सन अभिलेख पहले का है, भीतरी गांव अभिलेख बाद में का है। काहोम अभिलेख से भी इसकी सूचना मिलती है, और कुछ सिक्कों पर भी इसकी सूचना दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि हूणों को जो अंतिम रूप से परास्त करने वाला था वो यशोधर्मन था। कौन था? यशोधर्मन था, जिसने अंतिम रूप से 532 ईस्वी में हूणों को बहुत बुरी बर्बर तरीके से पीटा था।
और उसके बाद हूण जो है राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में बस गए थे। और ये कहा जाता है कि आधुनिक जो गुर्जर जाति के जो हूण गोत्र के जो गुर्जर है वो ही उस समय हूण जाति के लोग थे। ये मंगोलिया के निवासी थे। अब ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखिए, तोरमान और मिहिर कुल को परास्त करते समय यानी स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी जो है एक बार चेंज की थी, यानी पाटलिपुत्र की जगह उसने दूसरी राजधानी और बना ली। पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से जाना गया है, और उसने दूसरी राजधानी जो बनाई है अयोध्या को भी बनाई थी, यानी अयोध्या को भी अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? अयोध्या बनी थी। जब हूणों ने आक्रमण किया था और अपनी राजधानी की सुरक्षा करने के लिए उसने क्या किया, जो राजकोष है उसको अयोध्या में स्थापित किया था। आधुनिक अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पे है, घग्गर की सहायक नदी है सरयू नदी, और जो नेपाल और भारत का बॉर्डर जो है वहां पर स्थित है। अब इस प्रकार से पाटलिपुत्र की भी रक्षा होगी, अयोध्या की रक्षा होगी, लेकिन स्कंदगुप्त हूणों से अपने राज्य की सुरक्षा करने में सफल रहा था। और इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया है वो भी स्कंदगुप्त को ही माना गया है। स्कंदगुप्त के समय यानी सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील की जो कहानी जो है मैंने पहले भी बताई थी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था गिरनार पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? गिरनार पर्वत पर। और इसकी जो सूचना हमें मिलती है वो गिरनार अभिलेख से मिलता है, क्योंकि गिरनार अभिलेख जो है वो 3 शासकों की सूचना देता है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सूचना देता है, दूसरी अशोक के समय की सूचना देता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसके पोते अशोक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद 150 ईस्वी में ये झील दोबारा से टूट गई थी, और उस समय रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और रुद्रदामन ने ही सबसे पहले संस्कृत में भाषा में अभिलेख लिखवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख है वो कौन सा है? गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है, वो संस्कृत का पहला अभिलेख है। और यहाँ पर ही अशोक के भी अभिलेख है। और तीसरा जो आता है स्कंदगुप्त का अभिलेख भी कहाँ पर है? गिरनार पर्वत से ही मिला है। और गिरनार पर्वत से सूचना ये मिलती है गिरनार अभिलेख से कि स्कंदगुप्त ने अपने एक सैनिक जो नाम आता है यानी पर्णदत्त को ये आज्ञा दी थी कि इसका दोबारा से निर्माण करवाया जाए, और पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को इसके लिए भेजा था। और चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और पूरे गुजरात जो जूनागढ़ का जो आसपास का जो एरिया है उसमें जो सिंचाई होती है वो सुदर्शन झील से ही होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गिरनार कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है गुजरात में है। कौन से क्षेत्र में है? सौराष्ट्र क्षेत्र में है। और ये पहाड़ का नाम है गिरनार, जो कि सौराष्ट्र प्रांत में है। और इस पर जो झील बनी है उसका नाम क्या था? सुदर्शन है। इसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किस किस के साल काल में टूटी है? पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ये अशोक के समय टूटी, उसके बाद रुद्रदामन के समय टूटी है, उसके बाद में गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त के समय टूटी है। और स्कंदगुप्त के समय इसको दोबारा से निर्माण करवाना था वो चक्रपालित था, क्योंकि पर्णदत्त ने तो अपने पुत्र चक्रपालित को भेज दिया था इसका निर्माण करवाने के लिए, और चक्रपालित की देखरेख में इस झील का पुनर्निर्माण हुआ है। स्कंदगुप्त के कहों अभिलेख में स्कंदगुप्त ने जो एक उपाधि धारण की थी सक्रादित्य की, इसकी जो सूचना मिलती है हमें स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है सक्रादित्य की उपाधि उसने धारण की थी, इसकी सूचना हमें किससे मिलती है? कहोम अभिलेख से मिलती है। और आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है देवराय, और जूनागढ़ अभिलेख में भी श्री विक्षा कहा गया इसको। तो आपसे पूछा जा सकता है इसने जो शासक है और संगाराम जो था, नालंदा संगाराम, उसका निर्माण जो पूर्ण करवाने का काम भी किसने किया था? स्कंदगुप्त की देखरेख में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा संगाराम का जो निर्माण पूर्ण हुआ वो किसके समय हुआ है? तब तो आंसर देना है स्कंदगुप्त। लेकिन वास्तविक शासक कौन था? कुमारगुप्त था। और कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को ही इसका ऑर्डर दिया था कि ये निर्माण कार्य पूरा किया जाए। तो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा है। और इसके बाद में
मिहिर कुल और उसको परास्त करने की जो सूचना मिलती है वो हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। स्कंदगुप्त की जो ग्वालियर प्रशस्ति वो ये कहती है कि यहाँ पर मिहिर कुल है, उन्होंने जो आक्रमण किया था उनकी परास्त किया था, और उसकी सूचना हमें एक तो ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है, दूसरी जो मिलती है कोल्ले माला से मिलती है। उदोतन सूरी जो है उसने कोल्ले माला नामक एक पुस्तक लिखी थी, उससे भी सूचना हमें मिलती है। मंदसौर अभिलेख है वो भी ये कहता है कि यशोधर्मन ने हूणों को अंतिम रूप से परास्त किया था। तो ये हूण जो थे बर्बर जाति थी। तो इस प्रकार से गुप्तों का जो उदय हुआ है, ऐसे ही गुप्तों का भी धीरे धीरे क्या हुआ, पतन भी हुआ है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद के जो गुप्त शासक है वो इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि ये लोग शासन शक्तिशाली थे। और स्कंदगुप्त के बाद में ये राज्य 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक परिवार है, पहले संगठित था और बाद में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो उसको देखो फिर बदलाने में डरने लगेगी। पर ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान जो पूरा है एक बार फिर से ये बिखर गया था, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त माना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर दोगे विष्णुगुप्त। और गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है अगले वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसको शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों को देना, और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, पूरा वीडियो देखना, अच्छा लगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।